शादी है, तो कोई बच्चे का जन्म था मेरे परिवार में, तो वो खाना था वहाँ पे। मैं चला गया तो अब वो क्या बोल रहे हैं, आ गए भाई सब कलेक्टर साहब आ गए हैं, मतलब ये ताना था, ये वो नहीं था कि भाई पद के लिए आपको बोल रहे हैं, ये ताना होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, अब ये आ गए हैं। मैं सोच लिया था भाई एक दिन ऐसा आएगा कि भाई मैं नहीं जाऊँगा घर, मेरा नाम पहले पहुँच जाएगा घर, तब मैं जाऊँगा। जब मेरा नाम पहले पहुँच जाएगा फिर उसके बाद मैं जाऊँगा, कि लोग मुझे खुद बुलाएंगे भाई अब आ जाओ। जब 17 मेरा फ्री नहीं हुआ तो ऐसा मान लो कि यार मैं ना कमरे में बंद था, तो रोया हूँ मैंने, बहुत सारी चीज़ें मन में रखी हैं। आज मेरे साथ हैं सौरभ तिवारी जी, सहायक संचालक संवर्ग का रिजल्ट आया है। इसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश में MPPSC में। तो सबसे पहले तो तिवारी जी का रूम विजिट करेंगे। गौतम जी, ये है हमारी किचन छोटी सी, इसमें कभी कभी हम खाना बना लेते हैं, कभी कभी बाहर भी खा लेते हैं। अच्छा। कभी चाय का मन हुआ तो चाय वाय बना लेते हैं। आइए अंदर आइए, आपको अपना पढ़ने का स्थान भी दिखा देता हूँ। आइए, ये हमारा छोटा सा रूम है, इसमें यहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ सोते हैं। अच्छा। कभी कभी यहाँ करते हैं, यहाँ भगवान जी रखे हैं, यहाँ पूजा कल चलती है हमारी। अच्छा, आप गिटार वगैरह बजाने का भी शौक है? हाँ, ये जब कॉलेज में थे तो बजाते थे, फिर जब इसमें आ गए MPPSC में तो टाइम नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है तो वो भी कर लेते हैं। मेंस के लिए मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे कि भाई थोड़ा सा लिखा, कारण प्रभाव, इकोनॉमिक्स मैंने बनाया हुआ था, 12 पेज का नोट्स है मेरे पूरा। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त DK गौतम। तो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सौरभ तिवारी जी, जिन्होंने अभी MPPSC में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तिवारी जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आपको जब पता चला, रिजल्ट आया कि आप प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आपको कैसे महसूस हुआ? क्या आपने सोचा था कभी कि मैं मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा? हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं सोचा था कि पहला स्थान मिलेगा, लेकिन हाँ जैसा मेरा पेपर गया था और मार्क्स जैसे थे मेरे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, इस पोस्ट पर। तो जैसे आपके घर वालों को पता चला होगा कि रिजल्ट आया और प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, क्या उनका रिस्पॉन्स मिला आपको? हाँ, मतलब मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया था, तो वो तो बहुत खुश थी। उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा पद है, वो नहीं जानती ये सब, लेकिन उन्हें ये था कि हाँ अब सिलेक्शन हो गया है। अभी तक बहुत दिन से उम्मीद थी उन्हें, तब हो गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने बकायदा नारियल वरियल चढ़ाए भगवान को, खुश है बस। तो सबसे पहले तो क्या है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। क्या है सहायक संवर्ग के इसमें? ये पद था अपना 2019 में आया था, ये पद सहायक संचालक संवर्ग सामाजिक न्याय विभाग का ये पद था। इसमें 2 विभाग है इंक्लूड, सामाजिक न्याय विभाग और निसर्ग जन विभाग। तो ये पद ऐसा है, ये कैडर वाला पद है। कैडर का मतलब होता है कि पोस्ट का समूह, मतलब इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है इंक्लूड। जैसे कि अगर सामाजिक न्याय विभाग मिलता है मुझे सिलेक्ट होने ज्वाइनिंग के बाद, तो मुझे पद मिलेगा सहायक संचालक का, और अगर निसर्जन वाला विभाग मिलता है तो हो जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर का पद मिलता है फिर इसमें। तो ये पद है। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपन एजुकेशन के बारे में बात करें और एक आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसके बाद एजुकेशन के बारे में आप बताइएगा अपना। मैं पन्ना जिले के एक ग्राम है छोटा सा, बिल्हा गांव है, उससे बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ हैं, उतना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हाँ पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। लेकिन उनको भी उतना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना बैकवर्ड है कि वहाँ इतना जानकारी नहीं होती है। जब मैं 12th करके आया था तो मुझे जानकारी भी नहीं होती थी कि ये कुछ होता है, MPPSC भी कुछ होता है। पर धीरे धीरे जब यहाँ आए तो चीज़ें पता चली। उसके बाद फिर आगे बढ़े, तैयारी चालू की, ग्रेजुएशन किया, फिर आगे बढ़ते चले गए। तो MPPSC के बारे में मार्गदर्शन आपको किसने दिया, और कैसे आपके दिमाग में प्रश्न आया कि मुझे MPPSC करना है, और आपका क्या सपना रहा? मैं सच बताऊं तो 10th 12th तक तो मुझे नहीं पता था इस सब के बारे में। मेरा कुछ और ही ड्रीम्स होते थे कि कुछ और ही करूँगा। लेकिन जब सोचा कि अब क्या करें 12th के बाद, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तो उस टाइम नेट भी इतना, मतलब इतना नहीं होता था, ईजिली अवेलेबल नहीं था सबके पास।
तो उतनी जानकारी नहीं थी। फिर यहाँ इंदौर आए, 1 साल रुके हम यहाँ पे, तब धीरे धीरे पता चला यहाँ बहुत सारे बैनर लगे होते थे, IAS बनिए, UPSC करिए, MPPSC करिए। तो मैंने सोचा एक बार जाके ट्राई करते हैं होता क्या है। चले गए पता करने, तो गए तो एक सर मिले, तो उनने सब जानकारियाँ दी कि ये होता है। मैंने सोचा यार ये तो अच्छा रसूखदार पद है, इसमें थोड़ी बनेगी, चले गए करने के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं था गए और सब कुछ आसान था भाई। ये मान के चल लो, जब मैं गया हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं पॉलिटी, क्योंकि संविधान होता था तो मुझे नहीं पता होता था है क्या ये। शुरुआत में जब मैं संविधान पढ़ रहा था तो ये मुझे लगता था, सब लोग यही बोलते थे इसमें कानून लिखे होते हैं कि भाई क्या करना, किसको कितनी सजा मिलनी है, कोई जानकारी नहीं। धीरे धीरे जब थोड़ा पढ़ना चालू किया संविधान को तो जानकारी मिली। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है 14-15 में, तब मैं जब दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में मैंने कोचिंग की है दृष्टि IAS में, तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आने चालू हुई। ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा, विकास द्विवेदी सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, तब थोड़ा क्लियर हुआ। फिर मैंने 16 का एग्ज़ाम MPPSC दिया तो मेरा क्लियर हुआ। मेंस दिया मैंने, मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। फिर 17 का प्री क्लियर नहीं हुआ मेरा, 18 में मैंने प्री दिया, हो गया, मेंस दिया, वो भी हुआ, इंटरव्यू में मेरा जाके रुक गया। फिर 19 भी दिया था, मेंस क्लियर था, लेकिन अभी वो कैंसिल हो गया है। जैसे इस बीच में आपको कई बार असफलताएं हाथ लगी, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? मैं सच में बताऊं ना तो ऐसा है कि जब मैं, चलो 16 तो शुरुआती फेज था जब मैंने मेंस दिया, तो शुरुआत में जब आप असफल होते हैं ना तो हाँ दुख होता है, उतना नहीं होता क्योंकि अपने पास एज होती है, अपने पास टाइम होता है। शुरुआत में आप सफल हो जाते हैं तो लगता है ठीक है अगली बार अपन कर लेंगे। लेकिन जब 17 मेरा प्री नहीं हुआ तो ऐसा मान लो कि यार मैं ना कमरे में बंद था और मैं सोच रहा था यार अब क्या कर रहा हूँ मैं। अब 17 हुआ नहीं, फिर 1 साल का पूरा 1 साल लग जाने वाला था नई वैकेंसी आने में। तो इस बीच में मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने तैयारी चालू की कि मैं सोच रहा था कि अब ना 18 वाला मैं इतना अच्छे से करूँगा कि भाई प्री तो रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत पढ़ा। तो मैं ये मान के चलो 18 जब मैंने प्री दिया है, 18 का सबसे कठिन प्री आया था उस टाइम का। एक्ट बहुत ज़्यादा पूछ लेते, तो मेरे ना 81 क्वेश्चन सही थे 18 वाले में, जबकि लोगों का आ नहीं रहे थे, 64 या 68 ऐसा कुछ गया था कट ऑफ। मैंने इतनी तैयारी की, लेकिन जब मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया 18 में, इंटरव्यू दिया नहीं हुआ। मैं जब रात में आया 7-8 बजे रिजल्ट आया था, जनवरी 2019 में रिजल्ट आया था 18 वाला। मेरा रिजल्ट आया नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का हो चुका था, 1-2 लोगों का। मैं रात के 12 बजे बैठ के मैं लिटरली थोड़ा रोया हूँ, मतलब रोया कहूँ, अपने मन में रोया ही हूँ। कमरे में कोई नहीं था तो फिर आंसू भी आ ही जाते हैं, और जब कोई नहीं देख रहा हो तो रो भी लेते हैं। सबके सामने नहीं रोते हैं, सबके सामने क्या है रो, बताओ, समझने वाला कोई होता नहीं वैसे इस जीवन में। तो रोया हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें मन में रखी हैं। इस बीच में ना हुआ ये भी है कि 18 हुआ, फिर 19 दिया मैंने, रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैं अब घर जाने से बच रहा था, क्योंकि घर जाओ तो आसपास के लोग, कोई भी मतलब परिवार के लोग हैं, वो सब पूछे थे क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। भाई क्या कर रहे हो, उनको समझाना मुश्किल होता है कि तुम कर क्या रहे हो। ये अधिकतर सभी विद्यार्थियों के साथ है कि पड़ोसी और ज़्यादातर रिलेटिव लोग, हाँ, तो इसकी वजह से घर नहीं जाते, अपने आप को एक ऐसा टॉर्चर महसूस करते हैं। बिल्कुल ये होता है ना, आप क्योंकि ना उनको समझाना मुश्किल होता है ना कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, भाई तुम्हारा केस ही चल रहा है, 4 साल हुए केस ही चल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, आते ही नहीं हो। अब फिर जब जॉब ना लगे तो भाई, और आसपास के अगर आपके लोगों का लग जाए, भले प्राइवेट लग रही हो किस भी लग रही हो, तो ना मेरे छोटे भाइयों की लगी जॉब, अच्छी लगी उनकी, तो मुझे थोड़ा वो लगता था यार बताओ, उनकी 10-10 लाख के पैकेज मिल रहे हैं, उनको अपना कुछ भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता है। लेकिन मैं सोच लिया था भाई एक दिन ऐसा आएगा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा घर, मेरा नाम पहले पहुंच जाएगा घर, तब मैं जाऊंगा। जब मेरा नाम पहले पहुंच जाएगा फिर उसके बाद मैं जाऊंगा, कि लोग मुझे खुद बुलाएंगे भाई अब आ जाओ, मुझे मिलना है मुझे। तो इस बीच में आपको ऐसा नहीं लगा कहीं ना कहीं हम गलत फील्ड में आ गए, और मैं अन्य कोई फील्ड पकड़ता तो जैसे भाइयों को 10 लाख का पैकेज मिला है तो मैं भी अच्छा कर सकता था? मैं सच बोलूँगा बिल्कुल लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये ना लगा हो कि मैंने क्यों किया ये। हाँ, तो बिल्कुल लगा, बीच बीच में लगा कि यार मैंने यार BBA किया था, उसके बाद मुझे MBA करना चाहिए था, उसके बाद मैं कोई प्राइवेट जॉब मिल ही जाती, या फिर मैं कोई और फील्ड बैंक वाला कुछ करता तो 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ होता उसमें। लेकिन यार फिर ये था ना कि अब इसमें आ गए हैं, अब ना बैक नहीं हो सकते। मैंने यार 4-5 साल 6 साल खराब किए हैं, खराब नहीं कहूँगा, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो अब ना बैक जाऊँगा फिर वो शुरुआत करूँगा, वो नहीं कर सकता मैं। तो मुझे होप थी कि यार अब कुछ तो होगा, मेरा अब लास्ट था, मैं सोच रहा था ये दूंगा, इसमें बेस्ट दूंगा, तो अपना बेस्ट दिया, इसमें हो गया मेरा
तो आपने भी वो फेज वो देखा कि पड़ोसी क्या कहते हैं, रिलेटिव क्या कहते हैं, ठीक है, और कई बार आपको असफलता भी हाथ लगी, पर वो स्टूडेंट जिनके साथ ही अभी गुजर रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मानना है इग्नोर करें, बिल्कुल इग्नोर करो भाई। आप अपने अंदर रहो, पढ़ो, कोई एक सी अच्छी सी बुक देख लो, जैसे सेव खेड़ा वगैरह की बुक पढ़ो आप, उसमें आपको मोटिवेशन मिलता है। भले ऐसा होगा कि आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। और उसके बाद आप ना पढ़ना चालू कर दो। दिमाग क्या है ना अपना, अगर दिमाग उस तरफ लगा दिया तो फिर उसी तरफ लगा रहेगा। आप दिमाग को डाइवर्ट करो, डाइवर्ट करने से ये होता है ना कि वो चीज़ें हट गई, आप इस चीज़ पे आ जाओ। वही कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम सोचने लगे तो प्रभु क्या सोचेंगे। हाँ बस वही है, मैं नहीं मानना है। 4 लोग बोलते ही रहते हैं, और 4 लोगों के बोलने में अगर मैं पड़ जाऊं तो मैं क्या ही करूं। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं 1 साल पहले जब घर गया था, कुछ भी नहीं हो रहा था, इस 4 साल से कुछ नहीं हुआ था, 18 के बाद से। मुझसे मतलब एक वो है मित्र के भाई हैं, उनकी शॉप है किराने की और ये गल्ला की दुकान है उनकी। तो बोले यार भाई तुम्हारा कुछ हो तो रहा नहीं है, एक काम करो तो मेरी दुकान पे बैठने लगो। मेरा मेंस दे चुका था मैं उस टाइम पे। बोले आप मेरी दुकान पे बैठो, लिखा पढ़ी करो मेरे यहाँ। मैंने पोलाइटली कहा भैया हाँ बिल्कुल ये भी करूँगा, अभी थोड़ा समय और दे दो मुझे, मैं ये भी करूँगा, अगर कुछ नहीं होता तो ये भी कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ना पोलाइटली बोलो, थोड़ा ना दिल पे मत लो। मेरा मानना है कि उस चीज़ को ऐसे ले लो यार, थोड़ा अपने अंदर ऐसा ले लो कि भाई अंदर आग लगा लो उसके लिए, मोटिवेशन। उसने बोला है यार, हाँ उसको मत कहो कुछ, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं भाई उसको नहीं पता, क्योंकि सामने वाले को उसको यही लग रहा है कि भाई इसका टाइम खराब हो रहा है, वो नहीं देखने आ रहा ना यहाँ पे, तो उसके लिए ठीक है। बाकी हाँ अपने अंदर आग लगाओ कि यार इसने ये बोला है तो यार उसको कुछ तो करके दिखाएंगे ना। और कहीं ना कहीं इस बीच में कुछ ताने के रूप में भी इस टाइप से बातें करते हैं। बिल्कुल ताने के रूप में हुआ है। मैं गया हूँ, एक बार मैं चला गया था कोई, मैं जाता नहीं, बल्कि शादी है तो कोई बच्चे का जन्म था मेरे परिवार में, तो वो खाना था वहाँ पे, मैं चला गया तो अब वो क्या बोल रहे हैं, आ गए भाई सब कलेक्टर साहब आ गए हैं, मतलब ये ताना था, ये वो नहीं था कि भाई पद के लिए आपको बोल रहे हैं, ये ताना होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, अब ये आ गए हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद बोलो तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इस बीच में ऐसा लगता है कि शादी वादी में जाना बंद कर दो। मैं नहीं गया हूँ, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वो शादियों में जाते ही नहीं है। मैं जाता नहीं हूँ, और दूसरा कारण मैं वैसे दिक्कत नहीं है कि भाई कोई बेइज्जती कर रहा है, वो वाला नहीं, मैं सह लेता हूँ। मैं ना शुरुआती जब फेज होती है ना, जब आपका वो होता है टीन एज होता है, आप शुरुआत करते हैं, तब ये दिल पे चुभता है कि यार क्या बोल दिया ये। जब आप मैच्योर होना चालू हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है ये दुनिया है, दुनिया बोलती है, इसको कोई नहीं बंद कर सकता है, भगवान नहीं बंद कर सके, हम क्या बंद करेंगे, भगवान को बोला है उन्होंने। तो मेरा तो ये था कि मैं उससे नहीं, ये होता ये था कि शादियाँ अक्सर क्या हुई हैं, ठंडियों में हुई हैं या गर्मियों में हुई हैं, उस दोनों ही टाइम पे क्या होता था कि मेरे या तो प्री होता था या तो मेंस होता था, और इस बीच में कोरोना काल में तो शादियाँ हुई नहीं है, तो फिर गया नहीं है। चलो, तो जैसे कि आपने दिल्ली से भी तैयारी की, उसके बाद MPPSC भी दिया, तो कहीं ना कहीं आपने UPSC और MPPSC को एक साथ कैसे लेकर चले, और सही पुस्तकों का चयन कैसे किया, और कैसे करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ क्या है, मेरा UPSC मैन नहीं था, मेरा गोल ही नहीं था मेरा UPSC का। मैं जब यहाँ से गया था तैयारी करने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ कोचिंग का जो था वो लेवल इतना नहीं था। मुझे चाहिए था बेसिक ज्ञान, GS का ज्ञान चाहिए था कि भाई मुझे देखो सारी चीज़ें वही होती हैं वहाँ पे UPSC में और यहाँ पे, बस ये होता है कि लेवल अलग हो जाता है, वहाँ का पैटर्न थोड़ा अलग है पूछने का, यहाँ का अलग है। तो मैंने सोचा था कि मुझे चाहिए है ज्ञान, पहले मैं GS का ज्ञान ले लूँ, क्योंकि मैं यहाँ 1.5 लाख लगाऊंगा, 1 लाख लगा, जितना भी फीस लगती है यहाँ लगाऊंगा, इससे अच्छा है मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ टीचर अच्छे हैं, सब अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहाँ से ज्ञान लेके आऊँगा। UPSC देखो अपना क्लियर नहीं, मेन नहीं था, क्योंकि UPSC का मेरा मानना ये था कि UPSC करने के लिए आपका बैकग्राउंड, आपकी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जैसा भी रिजल्ट दिख रहा है वहाँ का, हिंदी मीडियम से मैं हूँ वैसे, तो हिंदी मीडियम का वैसे रिजल्ट वहाँ कम होता है, टॉप पे तो होता ही नहीं, ग्रुप BC का ही पोस्ट मिल पाती है अगर कोई बाई चांस मिल पाए। तो मेरा ये था कि मैं यहाँ अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं सोचा कि ज्ञान लेके वहाँ से आऊँगा, यहाँ फिर MPPSC दूंगा आराम से। तो बस ये था मेरा मोटिव। तो आपने इस बीच में पुस्तकों का चयन कैसे किया, और शेप नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार की, क्या आपने तैयार किए थे? हाँ मैंने मेंस के लिए किए थे, प्री के लिए मैंने नहीं किए। मतलब फैक्ट, एक मैं क्या करता था, प्री के लिए मैं फैक्ट शीट बनाता था, उसका नाम मैं रखता था फैक्ट शीट, हर सारे सब्जेक्ट का बनाता था, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबका। उसमें मैं केवल वो फैक्ट लिखता था जो मतलब जो पता सब बुक्स में ना हो, मतलब जो ऐसा कोई फैक्ट हो जो कहीं ना दिया हो, वो लिख लेता था कि अगर वो वाला फैक्ट आ गया तो बनना चाहिए।
तो एक फैक्ट शीट बनाता था प्री के लिए। मेंस के लिए मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे कि भाई थोड़ा सा लिखा कारण प्रभाव, अभी मेरे बंद रखा हुआ तो मैं दिखाता आपको, ऐसे लिख लिया। जैसे कोई क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक दिया है अपने मेंस में, तो मैंने उसका टॉपिक छोटा सा ऐसा लिखा, उसमें मैंने जितनी भी जानकारियाँ होती थी वो छोटे छोटे में इतने से पेज पे लिख लेता था उस टॉपिक के पूरा नहीं लिखता, मतलब ऐसा नहीं लिखता था कि जो उसमें दिया है नोट्स में वही सारा उड़ेल दिया उसमें, नहीं, केवल फैक्ट लिखता था कि जो मैं याद रख सकूं और वहाँ मेंस में जाके लिख पाऊँ। तो ये मेरे छोटे नोट्स बने हुए हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स मैंने बनाया हुआ था, 12 पेज का नोट्स है मेरा पूरा। एक बात पुस्तकों के बारे में और बताइए, पुस्तकों का चयन कैसे किया जाए, वो कैसे आपने किया था? मेरा ऐसा है कि पुस्तकों का चयन वैसा करना जो ऑथेंटिक बुक हो। तो लक्ष्मीकांत है, अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की अच्छी बुक आती हैं, क्योंकि ना उनका सोर्स बहुत अच्छा है दृष्टि वालों का। जो जैसे कि लोकल बुक्स है वो मत पढ़िए, क्योंकि उसमें इतना एरर होता है कि आप ना प्री जो होता है ना एक एक क्वेश्चन से रुकने वाला होता है। और मैं बता रहा हूँ आपका, अब मैं बुक्स का नाम नहीं लूँगा यहाँ के पब्लिक लोकल वाले का, मैंने उससे पढ़ा है और मेरा शुरुआत में मैंने पेपर दिया था 15 वाला, केवल एक नंबर से एक क्वेश्चन से रुका था। वो गलती थी इसकी बुक की गलती थी, वो लोकल बुक की, तो मेरा वहाँ रुका था। तब मैंने सोच लिया था भाई यहाँ की बुक सिर्फ नहीं पढ़ूंगा, ऑथेंटिक बुक लूँगा। तो मैंने सारी या तो दृष्टि से पढ़ा है, या तो फिर ऑथेंटिक बुक हो गई अपनी ऐसे लक्ष्मीकांत, या फिर वो अपनी रमेश सिंह ऐसी बुक, या फिर वो कुछ यूट्यूब हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे मृणाल हो गया उसका इकोनॉमिक्स का, उनसे पढ़ें आप, ऑथेंटिक हैं, उनका प्रूफ होता है, उनका जो फैक्ट होते हैं वो चेक करके डालते हैं, ऐसे नहीं डाल देते हैं। उनसे पढ़िए, आप सक्सेस मिलेगी। MP GK के लिए अभी आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और कौन सी अभी आपको ठीक लगी? अभी लेटेस्ट में तो मैंने ये अपनी रविशंकर जी की, तिवारी जी की आती है हिंदी वाली, प्री के लिए मैंने ली थी, वो ऑब्जेक्टिव आती है। अभी शायद उनने वो भी निकाल दी है, पूरी किताब भी निकाल दी है रविशंकर तिवारी जी ने। टाटा की आती है मैग्रो की, वो अच्छी है। उसके पहले मेरे पास टाटा की ही आती थी पहले, बहुत पहले एक छोटी सी बुक आती थी इतनी MP की, मेंस के लिए आती थी, वो भी बेटर थी। और अपना हिंदी ग्रंथ अकेडमी तो फिर है ही है उसके लिए, MP के लिए। बाकी ना MP के लिए ना दिक्कत हो जाती है, MP के लिए थोड़ा तो कवरेज लेना पड़ता सारी बुक्स का, थोड़ा जिसमें ज़्यादा अच्छा दिया हो। और बाकी मेंस के लिए MP अगर करना है तो आपको ना बजट निकालना चाहिए MP का। MP का बजट निकालिए आप, उसमें सारा जो मेंस दिया है ना उसमें सारा कवर हो जाता है मेंस, क्योंकि मेंस में ना पूरा वही दिया हुआ, पशुपालन से लेकर के जितना भी दिया है ना उसका इकोनॉमिक्स का सारा इसमें है। केवल बचता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी काम आ जाता है बजट, कितना उत्पादन हुआ है कितना। बाकी हिंदी ग्रंथ अकेडमी में सारा दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन में कितना रोल रहता है और क्या टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए? टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। प्रैक्टिस आपको बेटर बना देती है। मतलब प्रैक्टिस ऐसा है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा निखर के बाहर आओगे। मैं भी पहले मैं 16 वाले में जब मैं बहुत कम लिखा था तो मेरे ना सारे पेपर छूट जाते थे। ऐसा था कि मेरा मतलब 15-15 नंबर के क्वेश्चन छूट रहे थे मेरे। 18 वाले में लगाया, मेरे क्वेश्चन छूटे, लेकिन इतने नहीं छूटे। 19 में एक भी नहीं छूटा, बहुत अच्छा करके आया हूँ 19 वाला। तो ऐसा होता है ना कि आप ना जितना लिखते हैं ना उतना आपका निखार आता जाता है। आपको समझ में आने लगता है कि मैं जब पेपर आएगा तो मैं किस क्वेश्चन में क्या लिखूंगा। अभी आपने पढ़ लिया लेकिन आपको पता नहीं कि क्या आएगा तो क्या लिखूंगा। आपको जानकारी सब होती है, आपको सब पता है राष्ट्रपति क्या है, क्या है प्रावधान, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आपने फ्लो में नहीं लिख पाएंगे। आप नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे लिख देंगे। तो उससे अच्छा आप प्रैक्टिस करें, उससे आपको एक फ्लो बनता है। क्या इस तैयारी में कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी इसे क्रैक किया जा सकता है? इसको मैं ना 2 नज़रिए से देखता हूँ। पहला नज़रिया ये है कि जो बच्चा आ रहा है या तो ग्रेजुएशन करके आ रहा है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का कि मतलब होती क्या है MPPSC, कैसे क्या करना है, वो होता है शुरुआती स्टेज। उसमें कोई अच्छी कोचिंग, जिसके टीचर अच्छे हों, जिसका ऐसा हो कि इसका जो मटेरियल होता है पढ़ने वाला वो अच्छा हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, वो कर लेना चाहिए। क्योंकि ना उनको एक ना बैकग्राउंड मिल जाता है, उनको सपोर्ट मिलता है कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या क्या होता है। क्योंकि ना नए लोग आते हैं, उनको जैसे मैं ही आया था, मुझे नहीं पता था, मुझे सिलेबस ही नहीं पता होता था कि आता क्या क्या है, कितने पेपर हैं। तो एक ना नॉलेज बनता है, आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि मुझे पढ़ना ये है। फिर ना होता ये कि आप जब कोचिंग कर चुके होते हैं फिर आप ना अपना नॉलेज गेन करते हैं और बुक्स से। फिर आप और बुक्स पढ़ते हैं, कुछ अच्छा गहन अध्ययन करते हैं, आप फिर कोई ऑथेंटिक बुक लेते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, तो वो फिर आपका गेन होता है। पहले आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आप गेन करते हैं चीज़ों को।
तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन एक होता है कि भाई जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, सब्जेक्ट का उनको अच्छा नॉलेज है, पीएचडी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग उतनी ज़रूरी नहीं होती है। क्योंकि अगर वो एक निकाल लें कि मेरा सिलेबस ये है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो वो पढ़ सकते हैं। एक अच्छी बुक लें या फिर आप कोई अच्छा सोर्स ले लें, यूट्यूब से ले लें या कहीं से भी ले लें, उससे आप तैयार कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। या फिर आप मार्केट में आज फोटोकॉपी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले करके उससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इंदौर भी नहीं आ सकते, हाँ, और कोई अच्छे शहर में भी रह सकते, गांव से रहकर उन्हें तैयारी करना है, और वो कर भी सकते हैं और करते भी हैं। तो उनके लिए टेस्ट सीरीज और कोचिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं भी रह रहे हो अगर टेस्ट सीरीज है, अगर मन में है कि हमें लिखना है, एक चीज़ होती है कि लिखना है और एक होता है कि मन में दृढ़ संकल्प करके लिखना है। अगर लिखना है तो ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आपको ना पेपर मिल जाता है ऑनलाइन, टेलीग्राम वगैरह पे सारे कोचिंग के पेपर मिल जाते हैं आपको लिखने के लिए, या फिर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी करवाते हैं टेस्ट सीरीज। करना कुछ नहीं होता है, आप मोबाइल में एक ऐप होता है टाइमर करके, टाइम ओके करके ऐप आता है, उसमें टाइम लगा लीजिए अपना कि मुझे 1.5 घंटे में एक पेपर करना है ख़त्म। टाइमर लगाइए और अपना ना ईमानदारी रखिए, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा मिल जाएगा। तो अपने घर पे लिखने में ईमानदारी बरतिए, आप टाइम रखिए, उस पर आप लिखना चालू करिए, हो जाएगा, घर पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोचिंग करने की रही बात, तो आजकल ना बहुत ऑप्शन है। आजकल जो बड़े बड़े कोचिंग है, जितने भी ऐसे दृष्टि IAS है, वो ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की करा रहा है, UPSC करा रहा है, MPPSC करा रहा है, और मिनिमम रेट पे करा रहा है। ऐसा नहीं कि हाई रेट ले रहा है, अच्छे तो मिनिमम रेट पे ले रहा है। सही कोचिंग का चयन कैसे किया जाए और कैसे करना चाहिए? कोई भी बंदा जो आ रहा है कोचिंग करने के लिए ना, उसको एक टाइम लेना चाहिए, पूरा प्रॉपर टाइम लो आप। ऐसे नहीं कि आज आए और आपने कल ज्वाइन कर ली। आइए, रुकिए, आप किसी मित्र के यहाँ रुकिए, कोई रिलेटिव के यहाँ रुकिए, आप ना सारी कोचिंग में जाइए, सारी कोचिंग में जाइए, वहाँ के बच्चों से मिलिए सबसे पहले, उनसे पूछिए, बाहर अंदर कोचिंग के नहीं, बाहर मिलिए आप उनसे रिव्यू लीजिए, एक से नहीं 5, 6, 7 से लीजिए, क्योंकि एक हो सकता है उससे प्रभावित हो, लेकिन 2, 3, 5 नहीं हो सकते ना। तो सारे उसके नेगेटिव पॉजिटिव जान लीजिए कि क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव। सारी कोचिंग का है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो सारी कोचिंग का होता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो ना जो ना कंटेंट में अच्छा हो, जिसका समझाने का तरीका अच्छा हो, जो सपोर्ट आपको ज़्यादा अच्छा करे। ऐसा नहीं कि जो जिसका फोकस अच्छा हो, जिसका अच्छा दिख रहा हो बाहर से बैकग्राउंड, उसी को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसका सपोर्ट अच्छा हो, जिसका कंटेंट अच्छा हो, जिसके टीचर आपको सपोर्ट करें। सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इस एग्जाम में। ज्ञान तो मैं बताऊं ना, अच्छे ज्ञान वाले ना नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जो सपोर्ट रहता ना जिसके पीछे, वो पेपर निकाल लेते हैं। ज्ञान का नहीं है, ये होता है कि आपकी स्मार्ट स्किल्स कितनी अच्छी हैं। क्योंकि ना ज्ञानी अगर निकालने बैठ जाए तो फिर तो PhD चाहिए, फिर तो ना स्मार्ट स्किल चाहिए। तो स्मार्ट स्किल जो आपको सिखा दे, आपको सपोर्ट करे, वो ज्वाइन करें आप। और होता ये है कि आप ना जैसे बैनर देखते हैं, बड़े बड़े बैनर देख के आ जाते हैं, भाई इसका सिलेक्शन यहाँ से हुआ, इसका सिलेक्शन यहाँ से हुआ। पहले पता करें, प्रॉपर पता करें हुआ भी है या नहीं हुआ है। कभी कभी होता है कि वहाँ से पूरी कोचिंग नहीं की होती है, केवल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर ली हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली हो, या फिर कभी ऐसे चलेगा कुछ चीज़ के लिए। तो वैसा ना हो, आप पहले प्रॉपर पता करें, पहले पूरी जानकारी ले लें उस कोचिंग के बारे में। पूरा जितना आप जब ज्वाइन करने जाएं इस कोचिंग को, तो आप पूरे टीचर्स की जानकारी लें कि अभी वर्तमान में कौन कौन पढ़ा रहा है। केवल बहकावे में ना आए, एडवर्टाइजमेंट में ना आए, पहले जानकारी लें, पूरा डेमो लें। 1 दिन का डेमो ना लें, कम से कम 3 दिन का डेमो लें। और ना एक टीचर का ना लें, 2-3 सब्जेक्ट के सारे टीचर का लेके आए, फिर ज्वाइन करें। और फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आपके पास पावर है इम्यूनिटी का। क्या आप इसी को अंतिम सफलता मानते हैं कि आपने और भी प्लान बना रखा है आगे का? हाँ, मैंने अब बस मुझे ना विभाग चेंज करना है। मुझे मिला है सामाजिक न्याय विभाग, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो अटेम्प्ट दूंगा मुझे इसमें मिल जाए सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाए, वो सामान्य प्रशासन विभाग में आता है। बाकी अब सेकंड ग्रेड तो मिल ही गया है, तो अब इतनी दिक्कत है नहीं है। अब बस हो गया है कि मुझे अब अंततः वही चाहिए है, सामान्य प्रशासन विभाग में डिप्टी कलेक्टर का पद। तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। 19 का और 21 का मेंस है, अगर मिला देने को, क्योंकि अभी अगर इसका आ गया जाना पड़ेगा तो नहीं मिल पाएगा देने। अगर देता हूँ तो फिर वही रहेगा कि वह अंतिम लक्ष्य वही रहेगा अपना। तो चलिए, आप सभी लोग बताइए आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा। तो धन्यवाद।